नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएस क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसी में हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमारा 1600 से लेकर 1765 तक हो चुका है। 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, जिसके पहले बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, एंड उसके भी पहले बैटल होता है प्लासी का। तो ये दो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट बैटल हुए, जिनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पोजीशन थी वो वहाँ इंडिया में और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो गई। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज क्लास का। 1773 एक्ट के द्वारा तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया गया। पहला था, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा पॉइंट हमारा था, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। तीसरा पॉइंट हमारा था, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये था कि इस एक्ट के द्वारा इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं इस एक्ट के, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट डिजाइनेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए। द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो पहला गवर्नर जनरल हुआ करता था बंगाल का, वो वॉरेन हेस्टिंग था। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था बंगाल का, तो हम कहेंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर हुआ करता था बंगाल का लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। एंड दूसरा पॉइंट है हमारा, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को अब सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। जबकि पहले क्या हुआ करता था, पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। बॉम्बे गवर्नर इंडिपेंडेंट था, मद्रास इंडिपेंडेंट था और बंगाल इंडिपेंडेंट था। लास्ट पॉइंट था हमारा, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट की गई सुप्रीम कोर्ट की, कहाँ पे, कलकत्ता में। कब की गई, 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस था एंड 3 अदर जजेस हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। इस एक्ट के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया
सर्वेंट को कंपनी के किसी भी तरह की प्राइवेट ट्रेड और प्रेजेंट्स या ब्राइब्स उसमें इंगेज ना होंगे। वो कहीं से भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और जो प्रेजेंट हुआ करते थे किसी भी तरह के गिफ्ट नहीं लेंगे। कहाँ से? नेटिव से। नेटिव्स वो लोग होते हैं जो किसी जगह के लोकल होते हैं, जो वहाँ के रेसिडेंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रेंथन था वो और ज़्यादा बढ़ गया, कंट्रोल था वो और ज़्यादा बढ़ गया कंपनी के ऊपर, बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इस एक्ट के द्वारा ये चीज़ लाई गई कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल बढ़ा दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी थी कंपनी की जो रिपोर्ट करती थी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को। कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है इन 3 मैटर्स पे, रेवेन्यू में, सिविल में और मिलिट्री में। आगे हम पढ़ते हैं द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द regulating act of 1773. The British Parliament passed the amending act of 1781, also known as the Act of Settlement. इस एक्ट के जो फीचर हुआ करते थे वो ये थे। फर्स्ट फीचर था, इट exempted the Governor General and his council from the jurisdiction of the Supreme Court for the act carried out by them in their official capacity. गवर्नर जनरल जो था और उसकी काउंसिल, इसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था। इसलिए क्योंकि होता यह था कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही इंटरफेयर करता था गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल के ज्यूरिस्डिक्शन में। उसको अभी तक क्या करना पड़ता था, वो जो भी लॉज बनाए जाते थे गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल्स के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साइन करवाया जाना कंपलसरी था। बट इस एक्ट के बाद ये अमेंड कर दिया गया कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल्स के द्वारा, उसको सुप्रीम कोर्ट से साइन करवाना नहीं पड़ेगा। एंड सिमिलरली इट ऑल्सो exempted द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द jurisdictions ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शंस। जो कंपनी के सर्वेंट हुआ करते थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से एग्जेप्ट कर दिया गया था उनकी ऑफिशियल एक्शंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स को एग्जेम्प्ट या फिर एक्सक्लूड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction से। And it provided that the Supreme Court was to have jurisdictions over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendant. इस एक्ट के द्वारा ये रूल लाया गया कि जो भी डिफेंडेंट हैं उनको उनके ही लॉ के द्वारा डिफेंड किया जाएगा, उनको ट्राइड किया जाएगा उनके ही लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे हिंदू वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। नेक्स्ट पॉइंट था, इट लेड डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इसके द्वारा ये लाया गया कि जो प्रोविंशियल कोर्ट के अपील हुआ करते थे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल्स में लाया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम अ रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल्स को एम्पावर्ड कर दिया गया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स को रेगुलेट करने के लिए फ्रेम
कर सकती है, लॉ बना सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसमें क्या किया गया था, इसमें भी वही था, जो कमियां थी द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, उनको आगे जाके और अमेंड किया गया और स्ट्रॉन्ग किया गया। इसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था वो प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के टाइम पर लाया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, उन्हीं के कार्यकाल में एक्ट को लाया गया था। इसके जो मेन फीचर्स थे वो पढ़ते हैं हम। इसके द्वारा कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई जो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर को। इट एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वो मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर, और जो पॉलिटिकल अफेयर हुआ करते थे वो कंट्रोल किए जाएंगे अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। ये इस एक्ट के द्वारा द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के द्वारा नई बॉडी बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, it empowered the board of control to supervise and direct all operations of the civil and military government or revenues of the British possession in India। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया गया कि वो सुपरवाइज करे एंड डायरेक्ट करे ऑल ऑपरेशंस एंड सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशन वो स्टेट है या वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द एक्ट वॉज साइनिफिकेंट फॉर टू रीजन। दो रीजन से ये एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। द फर्स्ट, कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। जो ब्रिटिश पोजीशन जो हुआ करते थे वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल है, ठीक है, या फिर जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, उन जगहों को हम बोलेंगे द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। सेकंड हमारा था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया कि वो कंपनी के जो अफेयर थे और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का उसको कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट एक्ट था हमारा द एक्ट ऑफ 1786। इसमें देख लेते हैं इस एक्ट के थ्रू दो महत्वपूर्ण स्टेप उठाए गए। इस एक्ट में हुआ यह था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको गवर्नर जनरल बनाया जाना था बंगाल का, तो उसने दो कंडीशन रखी। उसकी दो कंडीशन ये थी कि उसको ये पावर दे जाए कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको ओवरराइड किया जा सके, एंड दूसरी कंडीशन जो थी उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। सो उसकी ये दोनों कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया और 1786 एक्ट के द्वारा उसको ये दोनों पावर दे दी गई। उसको ये पावर भी दे दी गई कि वो ओवरराइड कर सकेगा काउंसिल्स के डिसीजंस को, और कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया। नेक्स्ट एक्ट है हमारा, देखिए हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट लाया गया। उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 1793 में एक एक्ट आया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
It extended the overriding power given to Lord Cornwallis over his council to all future governor generals and governors of presidencies. इस एक्ट के द्वारा जो पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी उनको अब आने वाले हर गवर्नर जनरल्स को दी जाएंगी और वहाँ के जो प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको भी ये पावर आगे दी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द subordinate presidencies of Bombay and Madras. It extended the trade monopoly of the company in India for a period of another 20 years. इस चार्टर एक्ट के द्वारा ट्रेड मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ा दी गई। It provided that the commander in chief was not to be a member of the governor general's councils. इस एक्ट के द्वारा ये नियम लाया गया जो कमांडर इन चीफ था वो मेंबर नहीं हुआ करेगा गवर्नर जनरल काउंसिल का। इट लेट डाउन दैट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ वर पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। इस एक्ट के द्वारा ये नियम लाया गया कि जो भी मेंबर होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ होगा उसको पेड किया जाएगा, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण या फिर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिनको हम आगे देखते हैं। इट एबॉलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इस एक्ट के द्वारा ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। द इंडियन ट्रेड वाज ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया और जितने भी मर्चेंट हुआ करते थे अब सभी को ये राइट्स है कि वो इंडिया में आए और ट्रेड कर सकता है। हाउ एवर इट कंटिन्यूड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। हालांकि दो ऐसे राइट्स थे जो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे जिसमें उनकी मोनोपोली थी, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। इन पर अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India, and it allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening of the people. 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया भेजा गया इनलाइटनिंग के पर्पस से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने में काफी योगदान दिया उन्होंने। जहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरीज हुआ करते थे वहाँ के लोगों के बीच में वेस्टर्न एजुकेशन को काफी प्रायोरिटी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, इट ऑथोराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। लोकल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया कि वहाँ के लोगों पर वो टैक्स लगा सकें। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट के द्वारा फाइनल स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन की ओर इन ब्रिटिश इंडिया में। इस एक्ट के जो मेन फीचर्स रहे हैं वो ये हैं, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसमें सिविल एंड मिलिट्री पावर्स को इंक्लूड कर दिया गया, उसके पावर में बढ़ोतरी कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया। द एक्ट वेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ऑथोरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया परचेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड इसी को हम कहेंगे द लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है,
याद रखिएगा इसको। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे एंड इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर से हटा दिया गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई फॉर इंटायर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। इस अभी तक जो लॉ बनाए जा रहे थे प्रीवियस एक्ट के द्वारा, उनको रेगुलेशन कहा जाता था। और लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो भी लॉज बनाए गए उनको अब एक्ट कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी which became a purely administrative body. It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and his successors. The Charter Act of 1833 के द्वारा जो कमर्शियल बॉडी थी उसको एंड कर दिया गया। अब वो पूरी तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई और जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको सीधे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के या फिर ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर में ला दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for a selection of civil servant and stated that Indians should, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट होना चाहिए, Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company। इस एक्ट के द्वारा एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ये कहा गया कि ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया जाए फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट एंड स्टेट किया, ये कहा गया कि इंडियन शुड नॉट बी debarred from holding any place, office and employment under the company। नेक्स्ट चार्टर आता है हमारा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark. The feature of this act were as follows. इस एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम सेपरेट कर दिया गया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को एंड प्रोवाइड किया गया एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स जिनको हमने बाद में कहा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। सेकंड पॉइंट है हमारा, इन अनदर वर्ड इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स which came to be known as the Indian या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट। नोटिस कीजिएगा, मिनी पार्लियामेंट, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेजिस्लेशन ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servant as per Macaulay Committee's recommendations, जिसको लाया गया था 1854 में। Next, it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown, but it did not specify any particular period.
Next, it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. Of the six new legislative members of the Governor General's Council, four members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay, बंगाल एंड आगरा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की क्लास। अब हमारा खत्म होता है द कंपनी रूल।